जय हिंद एवरीवन। जब से मेरा इंडियन आर्मी का पेपर निकला था तब से इस चैनल पर मैं कोई क्लास नहीं करा पा रहा था, लेकिन जब मैं इंडियन आर्मी का पेपर नहीं दिया था उस टाइम इस चैनल पर मैं रेगुलर क्लास चलाता था और बहुत सारे लोग पढ़ाई करते थे। मतलब बहुत सारे लोगों का पेपर निकला हुआ है और सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अभी मैं भी आर्या डिफेंस एकेडमी में आया हूँ। जो लोग मेरे से नीलेश ब्लॉग वाले चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। और जिस एकेडमी में आया हूँ ना, यहाँ से 1000 से अधिक लोग फौजी बन चुके हैं और जो सर उन लोगों को पढ़ाकर फौजी बनाए हैं, जो सर पढ़ाए हैं वो भी इस चैनल पर पढ़ाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है भाई। देखो, मैं आप लोगों को सिर्फ जीके जीएस का प्रश्न बता पा रहा था, मैथ का प्रश्न मैं आप लोगों को बता ही नहीं पा रहा था, तो अब वो भी दिक्कत खत्म हो गया। अब सर खुद आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे साथी हैं ना जो लोग एकेडमी में नहीं आ पाते हैं, बोलते हैं यार हमारे पास तो पैसा नहीं है एकेडमी में पढ़ने जाने के लिए। तो सर से मैं रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं लेकिन वो लोग जीरो लेवल के हैं, उन लोगों को मैथ में कुछ भी नहीं आता है। तो वो बोले यार बस जोड़ घटाना गुड़ा भाग आना चाहिए, बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। जो लोग रेगुलरिटी हमसे जुड़े रहेंगे ना उन लोगों को मैं मैथ में पूरा महारथी हासिल करा दूंगा। मैथ में इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेड में 15 प्रश्न आते हैं ना, तो वो बोल रहे थे जब तक भर्ती आएगी जो लोग रेगुलर जुड़े रहेंगे मैं 13 से 14 प्रश्न कराने का गारंटी लेता हूं और वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। वो अगले वीडियो में आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक है ना। और जीरो लेवल से लेकर और हाई लेवल तक मैथ पढ़ाएंगे। तो वो अपना चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, जिस तरह से एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है। एप्लीकेशन पर तो आप लोगों को पैसा देना पड़ता है, लेकिन इस चैनल पर कहीं भी कुछ पैसा देने का जरूरत नहीं है। पूरा चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाए, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को नोटबुक बनाना है, ठीक है ना। और मैं जो जीके जीएस का प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, जैसे मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूं यहाँ, जैसे जो सर पढ़ाते हैं ना वो अपना पूरा का पूरा नोटबुक बनाए हुए हैं और जिस तरह से इंडियन आर्मी में प्रश्न बनता है, जिस कैटेगरी से प्रश्न बनता है उस कैटेगरी से उससे जितना भी प्रश्न बनता है वो सारा प्रश्न लिख कर रखे हुए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ 15 प्रश्न कराऊंगा। रेगुलर मैं आप लोगों को 15 प्रश्न कराऊंगा और 15 प्रश्न मिक्स रहेगा, ठीक है ना। सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में जैसे एक टॉपिक से, जैसे मान लो इस बार पूछ लिया कि वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनेगा एक ही वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज से आप लोग अपना नोटबुक बना लो और पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है ना। आज तक कोई भी वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था, लेकिन आज के बाद से रेगुलर इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। मैथ का क्लास हमारे सर जी कराएंगे जो 1000 लोगों से अधिक फौजी बना चुके हैं, और जीके जीएस का मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना। और जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा मेरे ऊपर भरोसा करके आप लोग अपने कॉपी में इसको जरूर लिखना मेरे भाई। आप लोग ये नहीं सोचना कि भाई पता नहीं ये प्रश्न जैसे पेपर में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में जितना भी इंडियन आर्मी का पेपर में प्रश्न बना था वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं लिख कर रखा हूं। कम से कम 600 से 700 प्रश्न लिख कर रखा हूं और वही सारा प्रश्न देखकर उसी के हिसाब से यहाँ पर प्रश्न बनाया जाएगा, ठीक है ना। मिला जुलाकर सबसे अलग कंटेंट रहेगा और एक बार भरोसा करके पढ़ाई करना, पेपर जरूर निकलेगा। क्योंकि यार हम लोग का खुद पेपर निकला है। अभी मैं जिस एकेडमी में पढ़ने आया हूं ना, जब इंडियन आर्मी का पेपर नहीं हुआ था हमारे गांव से 5 लोग इस एकेडमी में पढ़ने आए और 4 लोगों का पेपर निकल गया, बस एक लड़के का नहीं पेपर निकल पाया। तो भाई आप लोग पढ़ाई करोगे अभी से ना तो आप लोग का भी पेपर निकलेगा, बस आप लोग के पास नोटबुक होना चाहिए। मेरा पहला क्लास है इसलिए क्लास का शुरुआत हम शायरी से करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है ना। कामयाबी बिस्तर पर नहीं मिलती, इन्हें हासिल करने को घर से बाहर निकलना पड़ता है। कि कामयाबी बिस्तर पर नहीं मिलती, इन्हें हासिल करने को घर से बाहर निकलना पड़ता है। और दुश्मनों की क्या कहें जनाब, खुद के दिलो दिमाग से भी लड़ना पड़ता है। और यूं ही नहीं धुएं जमी से आसमां तक का सफर तय करते हैं, पहले इन्हें मुसलसल आग में जलना पड़ता है। सबसे पहला प्रश्न है वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। देखो पहला बात तो मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा आप लोग अपने दिमाग में ये नहीं लाना कि भाई ये तो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछेगा ही नहीं। ये टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन मुझे लेने की जरूरत है। जो प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछेगा ही नहीं ना वो प्रश्न मैं यहाँ पर लिखूंगा ही नहीं। जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया है उसी हिसाब से यहाँ पर मैं प्रश्न लिखूंगा। तो सभी प्रश्नों को आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। और आप लोग हमारा बात सुनते जाना, मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपके दिमाग में सारा प्रश्न सेट हो जाएगा। हमेशा इसका रिवीजन कराते रहूंगा, ठीक है ना। अभी देखो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, मनोज पांडे, राकेश भदौरिया, विवेक राम चौधरी और एडमिरल हरि कुमार। तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। विवेक राम चौधरी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है तो ये मनोज पांडे जी हैं।
अपने दिमाग में इसको भी सेट कर लेना, ठीक है ना। और दूसरा नंबर पर दिया है राकेश भदौरिया। जैसे अगले साल इससे पहले अभी वर्तमान में जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं ये विवेक राम चौधरी हैं, लेकिन इससे पहले राकेश भदौरिया थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है एडमिरल हरि कुमार। तो अगर पूछ देगा कि वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो ये एडमिरल हरि कुमार है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, सेम प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बिंदुसार, अशोक, महेंद्र और बृहद्रथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अशोक, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। अगर पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि अशोक का पुत्र कौन था, तो अशोक का पुत्र महेंद्र था, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका बृहद्रथ दिया है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ठीक है ना। सब अपने कॉपी में लिखते जाना, मैं जो कुछ ही बोल रहा हूं ना इस पर ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। वीडियो स्टॉप करके ध्यान, अगर हमारा बात नहीं समझ आएगा तो ध्यान से सुनकर कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी के बारे में तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। अगर आपको फौज का वर्दी पहनना है, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना है, तो भाई मैं आप लोग को जो कुछ ही बता रहा हूं ना उस पर ध्यान देना, ठीक है ना। क्योंकि मेरा भी इंडियन आर्मी का पेपर निकला हुआ है और मैं भी जिस तरीके से पढ़ाई किया हूं उसी तरीके से आप लोग को बता रहा हूं। यहाँ गांधी जी के बारे में पूछ दिया है ना, तो इस बार जो 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में अग्निवीर का पेपर हुआ है, इसमें पूछा जा रहा था, हर शिफ्ट में गांधी जी के बारे में पूछा जा रहा था। तो जब आपका भी इंडियन आर्मी का पेपर कराया जाएगा ना, तो उसमें भी पूछा जाएगा, क्योंकि टीसीएस कंपनी इंडियन आर्मी का पेपर करा रही है और टीसीएस कंपनी का एक खासियत है, इस साल गांधी जी के बारे में जो पूछ रही है ना, अगले साल मतलब ये तो नहीं पूछेगी, सेम तो नहीं पूछेगी, लेकिन गांधी जी के बारे में ही पूछेगी। इसलिए आप लोग को गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लेना है, ठीक है ना। वैसे आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बने रहना, ठीक है ना। गांधी जी के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, हमारे सर जी तो आइए हैं, बहुत सारे लोगों को फौजी बना चुके हैं, ठीक है ना, और सारा नोट रखे हुए हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारा आप लोग को इकट्ठा मिल जाएगा। देखो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, अहमदाबाद, दांडी, कोलकाता और इलाहाबाद। तो आप लोग इसका आंसर दो, ठीक है ना। आप लोग गिनती करते जाना, 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हो रहा है गिनती करते जाना और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। मैं सभी लोगों के आईडी को चेक करूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद, ठीक है ना। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किया था? अहमदाबाद से। अहमदाबाद कहां पर पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। और गुजरात का राजधानी कहां पर है? गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पूरा याद कर लेना है। जैसे राज्यों के राजधानी से एक प्रश्न बनता है, राज्यों के राज्यपाल को याद कर लेना है, राज्यों के मुख्यमंत्री को याद कर लेना है, वो सारी चीजें आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है ना। देखो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किया था? ये अहमदाबाद से प्रारंभ किए थे। अगर ऑप्शन में अहमदाबाद नहीं आएगा, साबरमती आएगा ना, तो आपको किस पर ट्रिक मारना है? साबरमती पर ट्रिक मारना है, क्योंकि अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम है। तो वहां से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किए और कहां पर समाप्त किए? दांडी में किए, ठीक है ना। ये दांडी कहां पर पड़ता है? दांडी बिहार में पड़ता है। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, राष्ट्रपति की उम्र कितनी होती है, उपराष्ट्रपति की उम्र कितनी होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 245, 543, 243 और 250 है। तो राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर 245 हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? 245 है। अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो अगले संडे का जब टेस्ट होगा और अगर आपके आईडी से मतलब ये नहीं आया ना, तो फिर भाई मैं ऑनलाइन में ही पिटाई कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी फौज का तैयारी करता हूं, आप लोगों को पता ही होगा, तो याद होना चाहिए, नहीं तो पिटाई होगा। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? 245 है। जब राज्यसभा का बात आ जाएगा
तो मैं अपने तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, राज्यसभा थोड़ा उच्च लेवल का होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक पुलिस होता है और एक दरोगा होता है, तो लोकसभा पुलिस को समझो और राज्यसभा दरोगा को समझो, ठीक है ना। राज्यसभा थोड़ा ऊपर लेवल का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? 245 है। अगर पूछ देगा कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 543 है, ठीक है ना। अब मान लो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि जो थोड़ा बड़े आदमी रहते हैं उनका वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है और उनकी संख्या बहुत कम रहती है, बहुत कम ही लोग बड़े आदमी रहते हैं। सेम उसी तरह से यहां भी है, राज्यसभा की सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है और लोकसभा पूछ देगा तो 543 है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि राज्यसभा के सदस्यों की जैसे कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है ना। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस बार पूछा गया था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुवैत की राजधानी क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, दुबई सिटी, कुवैत सिटी, अबू धाबी। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। बहुत बार 2021 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था और 2023 में इस बार जो अग्निवीर का पेपर हुआ है इसमें भी ये प्रश्न बना था कि कुवैत की राजधानी क्या है। तो आप लोग आंसर दो इसका, आप लोग इसका जवाब दो। बहुत फटाक जवाब सुन रहे हो। ये जो थोड़ा कठिन रहेगा उसको तो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा तड़पाऊंगा उसके बाद से बताऊंगा। देखो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है, इसके नाम से ये भाई, इसको तो आप लोग को पता होना चाहिए। एक बार पढ़ लिए ना कि कुवैत की राजधानी क्या है, तो इसके नाम में ये देखो कुवैत लिखा गया है, कुवैत सिटी। तो इस तरह से आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हीराकुंड बांध तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार जो अग्निवीर का पेपर हुआ ना उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे, हीराकुंड बांध किस राज्य में बना हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पहला है ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर ओडिशा होगा, ठीक है ना। ओडिशा इज राइट आंसर। हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है? ओडिशा में बना हुआ है। और किस नदी पर है हीराकुंड बांध, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है, ठीक है ना। आप लोग पता याद रखना। और महानदी कहां पर है, किस राज्य में है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। जब हीराकुंड बांध उड़ीसा में है तो महानदी भी उड़ीसा में ही होगा। तो महानदी किस राज्य में है? उड़ीसा में है, ठीक है ना। यहां से आपके 2 प्रश्न बनते हैं, उसको आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है? नृत्य से तो एक प्रश्न बनने ही बनने हैं। पूरा का पूरा नृत्य आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। मैं पूरा नृत्य लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी कथकली इस बार पूछा गया था, इसमें 2 तरह से बनता है। एक कथक नृत्य होता है, एक कथकली नृत्य होता है, दोनों में अंतर होता है। और बहुत सारे लोग इस प्रश्न को लेकर जैसे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कथकली किस राज्य का नृत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो कथकली केरल का नृत्य है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि कथक किस राज्य का नृत्य है, तो अपने उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो वो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क के कितने सदस्य देश हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। इस बार ये प्रश्न पूछा गया था, सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क के आपके 8 सदस्य देश हैं, ठीक है ना। और सार्क का मुख्यालय कहां पर पड़ता है? सार्क का मुख्यालय कहां पर पड़ता है? ये काठमांडू में पड़ता है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। मुख्यमंत्री तो आप लोगों को पूरा याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री से एक प्रश्न बनने हैं तो बनने हैं। और एक प्रश्न कितना नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। अगर एक प्रश्न आपका गलत हो गया ना, तो भाई प्रश्न तो गलत होगा ही होगा, उसके माइनस मार्किंग भी कटेंगे, ठीक है ना। तो आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है। सभी राज्यों के राजधानी याद करना है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री याद करना है और सभी राज्यों के राज्यपाल याद करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मतलब मुख्यमंत्री से एक प्रश्न बनना है तो बनना है, राज्यपाल से एक प्रश्न बनना है तो बनना है। तो फिर आप लोग याद करो ना मेरे भाई। जब कंटेंट नहीं मिलता, आपको ये नहीं समझ आता कि हम क्या करें, क्या याद करें, क्या नहीं करें, तो बात अलग रहता। लेकिन जब आप लोगों को पता है तो भाई याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, भूपेश बघेल, प्रमोद सावंत, नवीन पटनायक और शिवराज सिंह चौहान है।
तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अब आप लोगों को सिर्फ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ही नहीं याद करना है, मध्य प्रदेश का राजधानी कहां पर है? तो ये भोपाल में पड़ता है। पहला ऑप्शन से दिया है भूपेश बघेल, तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। दूसरा दिया है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और तीसरा ऑप्शन से दिया है नवीन पटनायक है, तो नवीन पटनायक कहां के मुख्यमंत्री है? ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आप लोग को याद करना है, बस आप लोग वीडियो देखते जाना, मैं आप लोग को याद कराऊंगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, जितना जो कुछ भी नहीं याद होगा वो सारी चीजें मैं आप लोग को याद कराऊंगा। भले से मुझे एक वीडियो 10 दिन बनाना पड़े, बस आप लोग को मेरे बात को सुनना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहां है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में यह प्रश्न बना था, तो अगले बार भी इसी से रिलेटेड प्रश्न जरूर बनेगा, इसलिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहां स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देहरादून, हैदराबाद, मसूरी और शिमला। तो आप लोग इसका राइट आंसर दो, क्योंकि बहुत कम ही लोगों को पता होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है, जो लोग गहराई से पढ़े होंगे उन्हीं लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा। इसका राइट आंसर मसूरी हो जाएगा, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहां है? तो ये मसूरी में है। देखो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आईएएस सेंटर कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये मसूरी में है, ठीक है ना। और देहरादून में क्या है? आईएम में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? तो ये देहरादून में है। अब नेक्स्ट प्रश्न के, और देखो ये जो शिमला दिया है ना, जैसे इंडियन आर्मी में 7 कमांड है, आप सभी लोगों को पता होगा, उत्तरी कमांड, दक्षिणी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और उत्तरी पश्चिमी कमांड, और एक ट्रेनिंग कमांड होता है। तो जो ट्रेनिंग कमांड होता है ना, ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर शिमला में है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वीरता के लिए युद्ध के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? देखो भाई, आप लोग फौज की तैयारी कर रहे हो, आप सभी लोगों के दिल में सिर्फ एक ही सपना है कि हमको फौज का वर्दी पहनना है। तो आप लोगों के दिल में तो ये भी होगा ना कि भाई जब हम बॉर्डर पर चले जाएंगे तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि मतलब हमको जैसे सम्मानित किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के दिल में रहता है। तो ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वीरता के लिए युद्ध के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। मान लो आप कोई महान कार्य कर दिए हो, तो उसके लिए जैसे आपको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के, ये समझ लो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोगों को पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये इस बार भी पूछा गया था और आने वाले समय में पूछा जाएगा। और इसमें मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि इसी से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे, इसमें मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूं कि यही प्रश्न बनेंगे, क्योंकि इस बार जो पेपर हुआ ना, मतलब ऐसा ही प्रश्न नहीं, यही प्रश्न पूछा गया था और हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वीरता के लिए युद्ध के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। 4 ऑप्शन है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और अशोक चक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र, ठीक है ना। परमवीर चक्र इज राइट आंसर। आप लोगों को पता होना चाहिए वीरता के लिए युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो ये परमवीर चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है। तो आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला है कौटिल्य, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा है तुलसीदास। तो आनंद मठ के लेखक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। और कौटिल्य क्या है? कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कौटिल्य जी के बारे में, क्योंकि इस बार पूछ दिया है कि आनंद मठ के लेखक का नाम क्या है, तो अगली बार ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कौटिल्य जी हैं, ठीक है ना। अब पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को जो कुछ भी बता रहा हूं, बस यहाँ का आप लोग नहीं लिखना, मैं जो बोल रहा हूं ना उसको भी आप लोग को अपने कॉपी में लिखना है। भरोसा करके पढ़ाई करना मेरे भाई, मैं यकीन के साथ आप लोगों को बोल रहा हूं। अगर रेगुलर जुड़े रहोगे ना तो आपका इंडियन आर्मी में पेपर निकलेगा तो निकलेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं मतलब जहां पर पढ़ने आया हूं, मतलब बहुत सारे लोग फौजी बन चुके हैं और ऐसे ऐसे लोग फौजी बने हैं जिनको कुछ भी नहीं आता था,
जीरो नंबर, एकदम जीरो नंबर यार, क्योंकि इस एकेडमी में जितने लोग भी पढ़ने आते हैं ना, सबसे पहले टेस्ट लिया जाता है, उसमें 10 प्रश्न रहते हैं और ज्यादा हाई लेवल के नहीं रहते हैं। इसी तरह से रहते हैं। बहुत सारे जैसे जो सर है ना, वो आपके सामने आ ही जाएंगे, वो दिखा रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब टेस्ट लिया जाता था जीरो नंबर लाते थे। आज कोई पैरा कमांडो है, कोई एनएसजी कमांडो है, तो ऐसे करके मतलब बहुत सारे लोग फौजी बन चुके हैं। तो भाई आपको गुणा भाग जोड़ घटाना तो आता ही होगा, तो मैथ में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इसमें भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग फौजी बनोगे, बस पढ़ाई करते रहना है। ये जो नेक्स्ट प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लिखा हूं, प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न करंट अफेयर्स से लिया गया है और इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हो रहा था ना, करंट अफेयर्स से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे। मतलब हर शिफ्ट में, जैसे क्रिकेटर के बारे में, फुटबॉल के बारे में, जैसे खिलाड़ियों के बारे में, हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न बन रहे थे। 1 से 2 प्रश्न बनता है तो समझ में आता है, लेकिन 3-3 प्रश्न बन रहे थे, 4-4 प्रश्न बन रहे थे। इसलिए इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, युवराज सिंह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव। इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर इज राइट आंसर। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर जी की है। और यहां से एक प्रश्न और बनता है, जैसे 2019 में 7 अप्रैल को जो टीए आर्मी का पेपर कराया गया था, उसमें पूछा गया था कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे पहला क्रिकेटर कौन है। तो इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। और वो प्रश्न बहुत सारे लोग गलत कर दिए थे, लेकिन ये आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है ना। और देखो सचिन तेंदुलकर जैसे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हैं और वो भी सबसे कम उम्र में। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे कम उम्र में कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। तो कौन है ये? सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर इज राइट आंसर। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो युद्ध अभ्यास के बारे में इस बार जो पेपर हुआ है ना, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था और ये भी करंट अफेयर्स से लिया गया है। और मैं आप लोगों को जितना दिन भी क्लास कराऊंगा, हर क्लास में करंट अफेयर्स का प्रश्न रहेगा। बस आप लोगों को लिखते जाना है। यही प्रश्न जैसे पढ़ते जाओगे और जिस दिन आपका ऑनलाइन हो जाएगा, भर्ती नजदीक आ जाएगी, दोबारा जब इस प्रश्न को देखोगे ना, तो भाई आपको परेशान होने का जरूरत ही नहीं रहेगा। इसको अभी मैं पता नहीं कितना बार कराऊंगा, कम से कम भाई 100 बार भी करा सकता हूं। तो इसलिए मतलब आप लोगों को देखते जाना है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोप इंडिया, बोगो सागर, साइक्लोन और एकूवरीन। अभी आप लोगों को नाम थोड़ा अटपटा लग रहा होगा भाई। ये जो युद्ध अभ्यास है, पहले इंडियन आर्मी के पेपर में इस तरह से प्रश्न नहीं बनते थे। एसएससी का भर्ती कराया जाता था तो उसमें इस तरह का प्रश्न बनता था, पुलिस का भर्ती कराया जाता था तो उसमें इस तरह का प्रश्न बनता था। लेकिन अभी जो इंडियन आर्मी का पेपर कराया जा रहा है ना, उसमें भी इस तरह का प्रश्न बनने लगा है। तो इसको भी हम लोग खत्म कर देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी तरह से भी प्रश्न बनाए सब, उन लोगों के मतलब उन लोगों से हम लोग आगे ही रहेंगे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बोगो सागर हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, तो ये बोगो सागर हुआ था। बोगो सागर इज राइट आंसर। बांग्लादेश का राजधानी कहां पर है और बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। बांग्लादेश का मुद्रा, बांग्लादेश का राजधानी आपका ढाका है और बांग्लादेश का मुद्रा टका है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न समाप्त होने के बाद आप लोग ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितना भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताया हूं ना, सिर्फ 15 प्रश्न नहीं बताया हूं, 15 चौको 60, यहां से 60 प्रश्न बनेंगे। और 60 प्रश्न में से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी का पेपर हो उसमें एक प्रश्न ना मिले, 1 या 2 प्रश्न ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई। देखो किसको लगेगा कि नहीं इसमें से नहीं बना है, जो पढ़ा नहीं होगा, जो ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जो अच्छे से पढ़ा होगा ना, उसको पता होगा कि भाई मतलब यहीं से प्रश्न बने हैं। तो आप लोगों को सभी प्रश्नों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 15 जनवरी, 29 अगस्त, 12 जनवरी और 8 अक्टूबर। तो इसका तो सभी लोगों को पता होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त इज राइट आंसर।
और किनके जन्म दिवस के खुशी में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के खुशी में, ठीक है ना। और पहला दिया है 15 जनवरी। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस, आर्मी डे भी बोला जाता है। आप लोग आर्मी की तैयारी करते हो, लेकिन ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। 26 जनवरी जिस तरह से याद रखते हो, उसी तरह से आप लोग को 15 जनवरी भी याद कर लेना है। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। सभी लोगों के दिमाग में ये प्रश्न सेट होना चाहिए। अगर ये प्रश्न नहीं सेट हो रहा है आपके दिमाग में, तो फिर फौज का तैयारी करना छोड़ दो। जब आपको यही नहीं पता है कि भाई आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो फिर भाई फौज का तैयारी करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए सभी लोगों के दिमाग में होना चाहिए 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहां पर देखो, 12 जनवरी जो दिया है ना, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, क्योंकि भारतीय सेना में सिर्फ युवा लोग भर्ती देखते हैं, तो इसको भी पूछ लेता है कि 12 जनवरी को मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है, या राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहां पर नीचे दिया है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक बच गया, जैसे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 3, जैसे इंडियन आर्मी आता है, इंडियन एयरफोर्स आता है और इंडियन नेवी होता है। एक तो आप लोगों को पता चल गया कि आर्मी डे 15 जनवरी को, और वायुसेना दिवस एयरफोर्स वाला 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो नौसेना भी जान लो, नौसेना 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर आप लोग का 15 प्रश्न समाप्त हो गया। अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 15 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और अगले वीडियो का आप लोग इंतजार करना, रोज सुबह 7 बजे इसी तरह से 15 को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने मैं लाता रहूंगा। बस आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है भाई मैं तो कभी इंडियन आर्मी का पेपर निकाल ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो जोड़ नहीं आता है, मुझे तो घटाना नहीं आता है। भाई उसके लिए तो मैं सर से बात कर लिया हूं। अगर आप लोग एकेडमी में आकर नहीं पढ़ाई कर सकते हो, तो भाई घर में बैठकर तो पढ़ाई कर सकते हो ना। आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा। जब आप अपना टाइम ही नहीं दोगे तो फिर सीखोगे कहां से? टाइम तो देना पड़ेगा मेरे दोस्त। देखो, अगर आप कामयाब नहीं होगे ना, तो आपके आगे पीछे कोई आने वाला है। अभी आपके मैं मानता हूं बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होंगे, बहुत पैसे वाले दोस्त होंगे, आपको कहीं भी जरूरत पड़ता होगा तो मतलब आपके साथ आ जाते होंगे। लेकिन आज से 3 साल बाद कोई भी दोस्त आपके काम नहीं आएगा। जिस दिन उसको लगेगा कि आप कामयाब नहीं हो पाओगे, तो कोई भी दोस्त आपके काम नहीं आएगा। अभी सभी लोगों को लग रहा है कि बंदा फौज का तैयारी कर रहा है, पूरा हट्ठा कट्ठा है, आप लोग बाल वाल कटवाते होंगे अच्छे अच्छे से, तो सब लोगों को लगता होगा कि आप कामयाब हो जाएंगे। इसलिए अभी सब लोग आपका मदद करेंगे, सब लोग आपका हेल्प करेंगे। लेकिन आज से 3 साल बाद ना, आपके जो माता पिताजी हैं वो भी आपको देखते देखते बोरिंग महसूस करने लगेंगे और बोलेंगे कि बेटा जा पेंटिंग का काम सीख ले। भेजेंगे, मैं आप लोग को रियल बता रहा हूं। इसलिए मेरे भाई, जितना भी फालतू आपके दिमाग में चल रहा है ना, उन सब बातों को छोड़कर आप लोगों को पढ़ाई पर फोकस करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।